हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो यूनिट 3 हम लोग देख रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रावस्था साम्य। ठीक है, प्रावस्था साम्य वाला जो यूनिट हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे दो घटक तंत्र टू कंपोनेंट सिस्टम की। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोज में हम वन कंपोनेंट सिस्टम देख चुके हैं, जिसपे हमने जल तंत्र को, जल सिस्टम, H2O सिस्टम को देखा है, CO2 सिस्टम को हमने देख लिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम की। ठीक है, तो भाई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम टू कंपोनेंट सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं दो घटक तंत्र टू कंपोनेंट सिस्टम की। ठीक है, तो बात करें टू कंपोनेंट सिस्टम होता क्या है, तो देखो एकदम आसान है, इसे समझते हैं। देखो जैसे कह रहा है एग्जाम, आप थ्योरी पढ़ते पहले कह रहा है जिस तंत्र के सभी प्रावस्थाओं का संगठन दो अवयवों द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे दो घटक तंत्र कहते हैं। क्या बात कही गई? जिस तंत्र के सभी प्रावस्था, प्रावस्था मतलब समझ रहे हो फेज। ठीक है, जिस तंत्र की सभी फेजेज का संगठन, जो संगठन का मतलब कंपोजिशन। ठीक है, जिस तंत्र के सभी प्रावस्थाओं का संगठन या कह सकते हो कंपोजिशन दो अवयवों द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे दो घटक तंत्र कहते हैं। मतलब कि उसकी फेज का जो संगठन हो, कंपोजिशन जो हो, वो दो अवयवों द्वारा, दो अवयव मतलब अवयव या कह सकते हो घटक। ठीक है, दो घटकों द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? उसे हम लोग कहते हैं दो घटक तंत्र, टू कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, थ्योरी यही है, इसकी परिभाषा कह सकते हो यही है कि जिस तंत्र के सभी प्रावस्थाओं का संगठन दो अवयवों द्वारा किया जा सके, ठीक है, दो घटकों द्वारा किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दो घटक तंत्र, टू कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आप देखो इसे आगे अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से। तो देखो दो घटक तंत्र को समझते हैं अच्छे से, तो पहले समझते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम जो हमने पढ़ रखा है, फिर देखते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम को। ठीक है, तो देखो वन कंपोनेंट सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं उस पे था क्या, उसकी बात करते हैं पहले वन कंपोनेंट सिस्टम की। तो देखो जो वन कंपोनेंट सिस्टम था, मान लो जैसे हम जल तंत्र जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भाई इसके पहले वाले अगर वीडियोज आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, उस पे हमने वन कंपोनेंट सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा है। तो देखो बात करें वन कंपोनेंट सिस्टम की, मान लो ये कोई पात्र है। ठीक है, इस पात्र पे क्या है आपको पता है कि जल है। ठीक है, H2O है आपका। ठीक है, अब आपको पता है जल के तीन प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी प्रावस्थाएं, तीन फेजेज कौन कौन सी होती है? पहली सॉलिड जो कि बर्फ होती है, फिर होता है जल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और फिर होता है आपका क्या? वाष्प। ठीक है, फिर आपका क्या होता है? वाष्प। ठीक है, बर्फ, जल तथा जलवाष्प होता है जो कि सॉलिड, लिक्विड और वेपर फॉर्म में होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, ठीक, सॉलिड, लिक्विड और एंड वेपर फॉर्म पे। ठीक है, तो अब ये पात्र पे आपको पता है इस पे कौन कौन है? बर्फ, जल तथा जलवाष्प, तीन प्रकार से हो सकता है आपका जल। ठीक है, तो ये जो इसकी तीनों ये फॉर्म है आपका सॉलिड, लिक्विड और वेपर, ये इसकी प्रावस्थाएं कहलाती, फेज कहलाती, तीन फेजेज हैं इसकी। ठीक है, और अगर हम बात करें बर्फ, जल तथा जलवाष्प को किससे हम डिनोट कर सकते हैं, तो वो है आपका H2O। ये जो H2O है ये आपका कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? कंपोनेंट कहलाएगा, घटक कहलाएगा। ठीक है, हिंदी में बात करें तो ये क्या कहलाएगा? घटक कहलाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो घटक फेज क्या होते हैं। फेज क्या होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपकी बर्फ, जल तथा जलवाष्प तीन फॉर्म है इसकी, ये आपकी फेजेज कहलाती, प्रावस्थाएं कहलाती हैं। और कंपोनेंट क्या होता है, जिससे देख सकते हो H2O से हम इन तीनों को डिनोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बर्फ बर्फ का फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए कि क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? H2O ही तो कहोगे। जल का H2O, जलवाष्प का H2O। तो ये जो H2O है ये आपका घटक कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा। बर्फ, जल तथा जलवाष्प जो कहलाएगी वो प्रावस्था फेज कहलाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब आगे देखो। ठीक है, अब आगे। ठीक है, अब बात करते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम की कि टू कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है। तो देखो टू कंपोनेंट सिस्टम, आपने वन कंपोनेंट में क्या देखा? एक घटक होता है। टू कंपोनेंट में क्या होगा? घटक दो हो जाएंगे। जैसे इसमें केवल H2O ही था, एक कंपोनेंट ही था। ठीक है, H2O में ये क्या है? केवल एक कंपोनेंट है। अब टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या होगा? दो घटक होंगे। ठीक है, जैसे देख सकते हो एग्जाम्पल हमने लिए रखा है बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। इस पे हमने H2O सिस्टम ले रखा था। ठीक है, H2O सिस्टम ले रखा था, घट
आपका जल तंत्र को ले रखा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। ठीक है, केवल यहाँ पे एक घटक था, लेकिन यहाँ पे घटक दो है। आपका पहला बिस्मथ है, दूसरा कौन सा है, कैडमियम। ठीक है, दो घटक हैं आपके, बिस्मथ और कैडमियम। ठीक है, तो देखो अब इसे अच्छे से देखते हैं आगे। ठीक है, आप बिस्मथ कैडमियम सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, तो देखो अगर हम बात करें इस पे कंपोनेंट की कि इसमें घटक कितने हैं, तो बिस्मथ और कैडमियम दो घटक होंगे। H2O पे क्या था, केवल एक घटक था, H2O ही केवल। ठीक है, लेकिन बिस्मथ कैडमियम सिस्टम में क्या है, इसमें दो घटक हैं, बिस्मथ और कैडमियम। ठीक है, पहला बिस्मथ है, दूसरा कैडमियम है। आप बात करें यहाँ पे प्रावस्था फेज की, कौन कौन सी प्रावस्थाएं हो सकती हैं, तो इस पे देख सकते हो ठोस बिस्मथ, ये इसकी पहली प्रावस्था, ठोस कैडमियम ये इसकी दूसरी प्रावस्था, पिघले हुए बिस्मथ एवं कैडमियम का विलयन ये इसकी तीसरी प्रावस्था। तो प्रावस्था यहाँ पे तीन है, घटक कितने हैं, घटक दो हैं। ठीक है, घटक दो हैं, प्रावस्था तीन है। अगर कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट कितने, दो। प्रावस्था फेज की बात करें तो वो कितनी, तीन। ठीक है, फेज की बात की तो वो कितनी है, थ्री। ठीक है, आप देख सकते हो, तो ये यहाँ पे आपका है कि बिस्मथ कैडमियम सिस्टम में क्या है कि आपका ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम, पिघले हुए बिस्मथ एवं कैडमियम का विलयन, ये आपकी तीन प्रावस्थाएं हो सकती है। जैसे आपने यहाँ पे जल तंत्र में देखा था, जल तंत्र में हमने क्या देखा, यहाँ पे इसकी तीन प्रावस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है आपकी, बर्फ, जल तथा जल वाष्प। ठीक है, उसी प्रकार वहां पे आपका ठोस बिस्मथ है। ठीक है, जैसे तीन प्रावस्था उसकी देखी ना। ठीक है, ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम और पिघले हुए बिस्मथ एवं कैडमियम का विलयन। तो ये तीन प्रावस्थाएं हो गई इसकी। और फिर आपने क्या देखा, तीन प्रावस्थाएं और दो इसके कंपोनेंट, दो घटक। ठीक है, लेकिन वहां पे H2O में केवल घटक एक था और प्रावस्थाएं तीन होती थी। तो ये है वन कंपोनेंट सिस्टम और टू कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, वन कंपोनेंट में केवल एक कंपोनेंट होगा, एक केवल एक घटक होगा, लेकिन टू कंपोनेंट में दो घटक होंगे। एग्जांपल आप देख सकते हो टू कंपोनेंट का, बिस्मथ कैडमियम सिस्टम और उसका था H2O सिस्टम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो अब बात करते हैं हम लोग वन कंपोनेंट सिस्टम और टू कंपोनेंट सिस्टम के ग्राफ की, कि हम इसका ग्राफ कैसे बनाते थे। अगर बात करें वन कंपोनेंट सिस्टम, जो हमने H2O सिस्टम पढ़ रखा है, वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो H2O सिस्टम हमने पढ़ रखा है, वहां पे हमने क्या देखा था, देखो वहां पे बात करें कि हमने देखा क्या था, तो देखो H2O सिस्टम में क्या था, आपका जब हम लोग ग्राफ बनाते थे तो एक तरफ आपका प्रेशर हम लोग रखते थे और एक तरफ रखते थे टेम्परेचर। देख सकते हो यहाँ पे एक तरफ प्रेशर रखते थे, एक तरफ टेम्परेचर रखते थे, और हम लोग यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर की उससे ग्राफ बनाते थे। ठीक है, कि कैसे प्रेशर बढ़ रहा है, कैसे टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करते थे, आपका ग्राफ बना लेते थे। उसमें कितने आपके होते थे, केवल दो, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, दो होते थे, जिससे हम लोग ग्राफ बनाते थे वन कंपोनेंट सिस्टम का। ठीक है, तो ये बात हो गई। आप देखो, लेकिन जो टू कंपोनेंट सिस्टम है इस पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका टू कंपोनेंट सिस्टम में, इस पे आपका जब दो कंपोनेंट होंगे तो इस पे आपका क्या होगा, यहाँ पे जैसे वहां पे था केवल प्रेशर और टेम्परेचर पे हम लोग आपका ग्राफ बनाते थे, लेकिन जब कंपोनेंट दो हो जाएंगे तो यहाँ पे हम प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन वेट। ठीक है, प्रेशर का मतलब दाब, टेम्परेचर का मतलब ताप, और कंपोजिशन वेट का मतलब संगठन भार कह सकते हो। ठीक है, जो उसका संगठन है उसकी, इन तीनों चीजों के बीच में हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है दो दो का हमने ग्राफ बनाया था, दो को लेकर, प्रेशर और टेम्परेचर को लेकर, तो वो 2D ग्राफ बना था। यहाँ पे ग्राफ कैसा था, वो 2 डायमेंशनल था, द्विविमीय था। लेकिन जब हम प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन वेट इन तीनों को लेकर बनाएंगे तो आपको पता है जो आपका ग्राफ बनेगा वो कितना बनेगा, 3D बनेगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल बनेगा। तो अगर हम बात करें कि आप 3 डायमेंशनल ग्राफ को ड्रा करो, ठीक है, एक पेपर पे, तो वो जो ड्रा करना उसको थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, आपका ये जो 3 डायमेंशनल ग्राफ है इसको ड्रा करना पेपर पे थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो वन कंपोनेंट सिस्टम में केवल प्रेशर टेम्परेचर था, हमने आसानी से ग्राफ बना लिया। लेकिन टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या होता है, इस पे प्रेशर, टेम्परेचर तथा कंपोजिशन वेट तीन होते हैं। इस कारण से हमें 3D ग्राफ बनाना पड़ता है। तो 3D हम बना, ठीक है, तो 3D ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, 3D ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे इन तीनों में से एक को क्या कर देते हैं, एक को हम यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, नियतांक, नियत मान लेते हैं, उसे स्थिर मान लेते हैं। देखो जैसे हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बिस्मथ कैडमियम सिस्टम बताया था, बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे हम,
आपको यहाँ पे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब प्रेशर को आपको स्थिर रख देना है और केवल दो को लेकर ग्राफ बना देना है, जैसे टेम्परेचर और कंपोजिशन वेट परसेंट को लेकर, ठीक है। तो जब हम आगे इसके अगले वाले वीडियो में बिस्मथ कैडमियम सिस्टम आपको बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस पे क्या कह रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी ये समझो कि जैसे आपने क्या देखा, 2 डायमेंशनल का ग्राफ बनाना आसान है, ठीक है, क्योंकि उसमें केवल 2 विमा होती हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल का ग्राफ में क्या है, उस पर 3 विमा होती हैं, 3 विमी होती है, 3 डायमेंशन होती है, ठीक है। तो जिसका ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है, जिस कारण से क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन वेट परसेंट में हम क्या करते हैं, आपके प्रेशर को क्या कर देते, कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, और टेम्परेचर और कंपोजिशन वेट परसेंट में आसानी से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। देख सकते हो तीन आपका 1 कंपोनेंट सिस्टम में कैसे ग्राफ बनता था, 2 कंपोनेंट में कैसे बनेगा। अब वो हम आगे देखेंगे और आपको बिस्मथ कैडमियम सिस्टम वाले में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें केवल इतना ही जान लो। अब आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, सरल गलन क्रांतिक तंत्र, सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ो, कह रहा है वे तंत्र जिनके दोनों घटक, देखो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, वे सिस्टम जिनके दोनों घटक या घटक का वाला कंपोनेंट एक दूसरे के साथ द्रव अवस्था में पूर्णतया मिश्रणी है, ये कोई नया यौगिक नहीं बनाते तथा ठोस अवस्था पर वे अंतरंग बनाते हैं या अलग हो जाते हैं, इसे गलन क्रांतिक तंत्र, सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम कहते हैं। तो देखो ये क्या बात आपसे कही गई, कहा गया है आपसे कि वे सिस्टम जिनके दोनों घटक कह सकते हो, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ द्रव अवस्था में पूर्णतः मिश्रणी है। देखो मान लो आपके पास क्या है, आपके पास कोई बर्तन है, ठीक है, उस पे क्या है आपका दोनों घटक, दो घटक तंत्र की बात करें तो दो घटक होंगे, ठीक है। दो घटक जो है वो द्रव अवस्था में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में क्या है, मिश्रणी है। लिक्विड फॉर्म में क्या है, वो आपस में मिल जाते हैं, अच्छे से मिश्रणी है, ठीक है। लेकिन ये कोई नया यौगिक नहीं बनाते, ठीक है। क्या बात कही गई कि ये दोनों आपस में तो मिश्रणी है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ये कोई नया यौगिक नहीं बनाते। मान लो जैसे अगर आपसे बात करें हम, कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे A+B है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, एक नया उत्पाद C बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन पे आपका क्या होता है, A+B से C ना बनकर AB बन जाता है, ठीक है। ए बी बन जाता है। ए बी का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर A+B जब लिक्विड फॉर्म में थे, आपको तो लग रहा है कि मिश्रणी है, आपस में घुल गए हैं, लेकिन इन दोनों को हम सॉलिड अवस्था में क्या मतलब, ये कोई नया यौगिक नहीं बनाते, इनको सॉलिड अवस्था में देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ है कि ठोस अवस्था पर वे एक अंतरंग बनाते हैं, मतलब एक नया इंटीमेट बनाते हैं, या कह सकते हो ये आपस में अलग हो जाते हैं। जैसे आपका ए बी था, ठीक है, ठोस अवस्था में क्या होगा, वे एक अंतरंग बना, आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि ठोस अवस्था में आने पर ये आप ए को भी अलग कर सकते हो और बी को फिर से अलग करके A+B वैसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है एक सरल सरल गलन क्रांतिक तंत्र, सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम, ठीक है। देख सकते हो वे तंत्र जिनके दोनों घटक एक दूसरे के साथ द्रवावस्था में पूर्णतः मिश्रणी होते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में पूर्ण रूप से घुल जाए, लेकिन वो कोई नया यौगिक नहीं बनाए, ठीक है, तथा ठोस अवस्था पर वे इंटीमेट बनाते हैं या अलग हो जाते हैं, तो इसे गलन क्रांतिक तंत्र कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप, जिंक कैडमियम तंत्र, बिस्मथ कैडमियम तंत्र, सिल्वर लेड तंत्र, ठीक है। जिंक कैडमियम सिस्टम, देखो अगर बात करें आप आगे जब जिंक कैडमियम सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, तो देखो उस पर क्या होगा, आपका ये जो जिंक और कैडमियम है, ये द्रव अवस्था में तो आपको मिश्रणी दिखेंगे कि ये घुल गए हैं, ठीक है। द्रव अवस्था में तो दिखेंगे कि भैया कि ये घुल चुके हैं, लेकिन वो आपका अगर उन्हें हम ठोस अवस्था पे ले आए, सॉलिड स्टेट पे ले आए, तो आप इस जिंक को फिर से अलग कर सकते हो और कैडमियम को फिर से अलग कर सकते हो, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में ये आपको लगेंगे कि ये दोनों मिल चुके हैं, लेकिन आप सॉलिड अवस्था में इन दोनों को फिर से अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो भाई, ये था आपका सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम, ठीक है। और इसे भी देख सकते हो, 1 कंपोनेंट सिस्टम भी आपको अच्छे से समझा दिया और 2 कंपोनेंट सिस्टम भी, ठीक है। तो देख सकते हो भाई, टॉपिक इंपॉर्टेंट था यार, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।